नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो विषय है राष्ट्रीय आय। सबसे प्राथमिक और पहली बात ये, देखिए हम बिल्कुल सामान्य वार्तालाप करेंगे राष्ट्रीय आय के संबंध में, जिससे आपको राष्ट्रीय आय समझ में आए। इसके तकनीकी पक्षों पर अभी हम ज़्यादा विमर्श नहीं करेंगे, क्योंकि ये स्नातकोत्तर या उसके पश्चात ज़्यादा उपयोगी हो जाता है। अभी आपके स्तर तक केवल हम राष्ट्रीय आय की बात करेंगे, सामान्य अर्थ। राष्ट्रीय आय क्या? अगर मैं सामान्य रूप से आपसे वार्तालाप करूं तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि भाई आपकी आय क्या? फॉर एग्जाम्पल, आप अपने फादर की आय की अभी अब आय अर्जन के स्रोत आपके लिए तैयार नहीं हुए हैं, विद्यार्थी जीवन। तो अगर मैं आपके पिताजी की या आपके फादर की आय के बारे में बात करूं, जैसा आप अपने अक्सर जो भी आप अ, छात्रवृत्तियों के आवेदन करते हैं, उन आवेदनों में आप लिखते हैं कि वार्षिक 2 लाख, 1,50,000, 60,000, 70,000, जो भी। तो आप ये जो आय लिखते हैं वो वार्षिक तौर पर आपके पिताजी के द्वारा अर्जित या संग्रहित आय का ब्यौरा। ऐसे ही किसी राज्य की आय होती है, ऐसे ही किसी राष्ट्र की आय। सामान्य अर्थों में मैं कहूं, एक वर्ष विशेष में एक वर्ष विशेष में जितनी भी चीजें, चाहे वो वस्तुओं के रूप में पैदा की जा रही हो या सेवाओं के रूप में पैदा की, उनका जो बाजार मूल्यों पर जो भाव है, उस आधार पर उनका लगाया गया जो योग है, वो योग ही राष्ट्रीय आय के। यानी एक देश में एक वर्ष विशेष से मतलब यहाँ वित्तीय वर्ष से, उस वित्तीय वर्ष में जितनी भी वस्तुएं पैदा हुई, जितनी भी सेवाओं का निर्माण किया गया, उनका बाजार मूल्यों पर क्या भाव है, उस भाव के आधार पर जो योग निकल कर आता है वो राष्ट्रीय आय है। सामान्य अर्थों में भी कि जैसे आप एक देश के जो नागरिक हैं, उन नागरिकों के द्वारा पैदा किए गए अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्यों पर योग जो है वो राष्ट्रीय आय कहलाता है। ये जैसा आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं। अब बात यह है कि जब आप बात कर रहे हैं कि राष्ट्रीय आय एक देश में एक वर्ष विशेष में उत्पादित किए जाने वाले अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य पर योग है, लेकिन जब आप राष्ट्रीय आय के विस्तृत पहलू पर जाते हैं, हम अभी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। अभी मैं राष्ट्रीय आय की परिभाषाओं के संबंध में आपसे बात कर लूं कि राष्ट्रीय आय के संबंध में 3 मुख्य धारणाएं या 3 मुख्य परिभाषाएं दी गई, जिनको आधार माना जाता है कि यह राष्ट्रीय आय को परिभाषित करती है। सबसे पहले प्रोफेसर मार्शल ने कहा कि किसी भी देश के पूंजी एवं श्रम का उसके साधनों पर उपयोग करने से प्रतिवर्ष जो भौतिक और अभौतिक वस्तुओं और सेवाओं से शुद्ध उत्पत्ति प्राप्त होती है, वह उस देश की राष्ट्रीय आय कहलाती है। भौतिक और अभौतिक, फिजिकल एंड नॉन फिजिकल, यानी भौतिक चीजें वे होती हैं जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और अभौतिक वे होती हैं जिन्हें हम देख, छू या महसूस नहीं कर सकते। आपके पास में जितने रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को आप
या तो कैपिटल के बेस पे या लेबर के बेस पे, क्योंकि दो ही तरीके की उत्पादन की विधियां हैं, पूंजी गहन विधि और श्रम गहन विधि, जिसे आप तकनीक कहते हैं उत्पादन। अगर आप उनमें उनको इम्पोज करते हैं, लगाते हैं और उनके आधार पर जो भी आप वस्तुएं और सेवाएं निर्मित करते हैं, उनका शुद्ध जो भाग है, शुद्ध भाग से मार्शल का अभिप्राय जो है वो ये है कि उनमें जो भी गिरावटें या उन चीजों को बरकरार या बनाए रखने में जितना भी व्यय आपका हुआ है, उन व्यय को अगर आप हटा दें और शुद्ध रूप से जो आपकी प्राप्ति हो रही है, वो प्राप्ति साहब आपकी राष्ट्रीय आय कहलाए। किंतु प्रोफेसर पीगू ने इस विचार को या इस परिभाषा को कुछ नया आया। प्रोफेसर पीगू कहते हैं कि राष्ट्रीय आय किसी देश की वो वास्तविक आय जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी शामिल होती है, और राष्ट्रीय आय का वो भाग जिसे आप मुद्रा के रूप में माप सकते हैं, यानी आपको जो किसी देश को वास्तविक रूप में जो आय प्राप्त हो रही है, जिसमें विदेशों से प्राप्त होने वाली आय भी सम्मिलित या शामिल की जाती है, केवल उसका वो भाग जिसे आप मुद्रा के रूप में माप सकते हैं, जान सकते हैं, वही राष्ट्रीय आय। मार्शल भौतिक अभौतिक वस्तुओं सेवाओं दोनों तरीके की चीजों के जो भी मूल्य हैं, उनकी जो शुद्ध उत्पत्ति है, यानी उनका पैदा किया गया जो स्तर है, उस स्तर को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। जबकि पीगू कहते हैं कि केवल उन उन तत्वों को ही आप इसमें शामिल कर सकते हैं जिनको आप मुद्रा के रूप में मापनीय समझते हैं या स्वीकार करते हैं। प्रोफेसर फिशर इन दोनों से विपरीत विचार इस राष्ट्रीय आय के संबंध में देते हैं। मौलिक रूप से तीनों चीजें एक ही हैं, मैं अभी आपको बताऊं। राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय लाभांश में वे वस्तुएं और सेवाएं शामिल की जाती हैं जो अंतिम रूप से उपभोक्ता के उपभोग के लिए प्राप्त होती हैं, चाहे वो भौतिक वातावरण से प्राप्त हो रही हो या मानवीय वातावरण से प्राप्त हो रही हो। यानी इसमें दोनों तरीके के विचार उन्होंने शामिल किए, चाहे वो भौतिक वातावरण से प्राप्त हो रही हो या मानवीय वातावरण से प्राप्त हो रही हो, ऐसी वस्तुएं और सेवाएं जिनका अंतिम रूप से उपभोक्ता प्रयोग कर। अगर इन तीनों धारणाओं को सम्मिलित या समावेशित कर दिया जाए तो एक चीज निकल कर बाहर आती है कि साहब, एक देश में एक वर्ष विशेष में उसके उपलब्ध संसाधनों को प्रयोग करने के पश्चात जो भी भौतिक या अभौतिक या मानवीय या भौतिक रूप में जो भी उत्पादन आप प्राप्त कर रहे हैं, उस उत्पादन का मौद्रिक मूल्य जो है, यानी बाजार मूल्य जो है, वो मूल्य ही राष्ट्रीय आय कहलाता। अब बात यह है कि विदेशों से प्राप्त आय, इस बात की चर्चा क्यों? इस बात की चर्चा इसलिए होती है क्योंकि अब हम एक वैश्विक धारणा, जहाँ हर देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था अर्थतंत्र से जुड़ा हुआ, और इस जुड़ाव के कारण आपके यहाँ के कुछ नागरिक या आपके यहाँ की कुछ संस्थान या कंपनियां जो हैं वो विदेशों में भी कार्यरत, और विदेशों के संस्थान और नागरिक जो हैं वो यहाँ पे कार्यरत। तो उन संस्थानों या व्यक्तियों को प्राप्त होने वाली आय जो है, क्योंकि वो आपके नागरिक हैं, और मैंने शुरू में ही आपको कहा कि एक देश के नागरिकों के, निवासियों द्वारा, दोनों अलग अलग चीज, नागरिकों और निवासी, एक देश के नागरिकों के द्वारा जो प्राप्त होती है। अब बात ये आती है साहब कि पुनः इस स्लाइड पर आता हूं कि एक देश में एक वर्ष विशेष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाएं। अब बात यह कि अंतिम वस्तुएं और सेवाएं क्या? अंतिम वस्तुएं और सेवाएं वे हैं जो पुनः उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है साहब कि अगर आप उनको बार बार
उनके मूल्य को शामिल करते रहेंगे, तो राष्ट्रीय आय का जो वास्तविक स्तर है, वो वास्तविक स्तर कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब बात ये है कि अभी आपने बात करी कि कुछ भाग जो है वो घिसावट के रूप में चला जाता है, जिसे पूंजी घिसावट भत्ता या सीसीए भी कहते हैं। इसे अगर घटा दें तो राष्ट्रीय आय का कौन सा प्रकार आपको प्राप्त है? राष्ट्रीय आय की ये जो धारणाएं हैं, इनको आप जेएनपी, जीडीपी, एनएनपी, व्यक्ति का आय, व्यक्ति खर्च हो गया है, इनके बारे में हम वार्तालाप बाद में। मैं केवल और केवल मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि राष्ट्रीय आय आखिर चीज क्या, और दो तरीके की चीज है। अब आपको बिल्कुल यहाँ क्लियर कर देता हूँ, जिससे आप आगे आपको कोई डाउट नहीं रहे कि राष्ट्रीय आय में आर्थिक क्रियाओं के संपादन को ही शामिल किया जाता है अंतिम रूप से, और इस वर्ष विशेष में, यानी वे क्रियाएं जिनसे किसी तरीके का कोई आर्थिक क्रिया का संपादन नहीं हो रहा है, उन्हें इसमें शामिल नहीं करते। बाजार विक्रय में शामिल हो, अंतिम रूप से उनका प्रयोग किया जा रहा हो, एक वर्ष विशेष में उत्पादित की गई हो, या मौद्रिक सेवाओं के रूप में उपलब्ध हो, ऐसे ही वस्तुओं और सेवाओं का राष्ट्रीय आय में सम्मिलन किया जाता है, यानी उनको शामिल किया जाता है, समावेशित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं आपको बताऊं कि एक घर में कार्य करने वाली एक नौकरानी है, जो मेड, हिंदी में शब्द बड़े अटपटे लगते हैं, इंग्लिश में अगर हम उन्हें कहते हैं आंग्ल भाषा में मेड, सुनने में लगता है कि भाई बहुत बड़ा पद दे दिया। अगर वो आपके यहाँ कार्य कर रही है और आप उसको कोई वित्तीय भुगतान कर रहे हैं, वो आर्थिक क्रियाओं का संपादन कर रही है, आपके यहाँ कार्य कर रही है, सेवाएं दे रही है, तो उसको दिया जाने वाला जो आपका भुगतान है, वो भुगतान राष्ट्रीय आय में शामिल होगा, क्योंकि वो साधन के रूप में उसे प्राप्त होगा। लेकिन यदि उसी मेड से आप विवाह कर ले, तब उसकी सेवाएं आपको आर्थिक तौर पर प्राप्त नहीं हो रही, वो एक दायित्व के तौर पर, वो आपकी सेवा नहीं कर रहे। ऐसी स्थिति में उसके आय जो है, यानी उसकी सेवाओं का जो प्रतिफल जो है, वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं। कमीशन की जहां तक हम बात करते हैं, वो इसमें शामिल नहीं। केवल वो चीजें जिनका अभी मैंने आपको जिक्र किया कि अंतिम रूप से जो वस्तुएं और सेवाएं हैं, जो बाजार में बिकने के लिए आती हैं, सेवाओं के रूप में समर्पित की जाती है, जिनका अपना कोई मौद्रिक मूल्य के रूप में उनको मापा जा सकता है, उन चीजों को शामिल किया जाता है। आज एक ये सामान्य चर्चा राष्ट्रीय आय के संबंध में आपने और मैंने की। अभी हम और इस विषय पर वार्तालाप करेंगे।